नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी हमारे पास भेजी है हमारी एक श्रोता साक्षी शर्मा ने। साक्षी शिमला में लॉ की एक स्टूडेंट है और यह कहानी उनकी एक आप बीती है। तो चलिए शुरू करते हैं शिमला की वो कहानी जिसे साक्षी ने कुछ मानने पे मजबूर कर दिया। शिमला की सर्दियां ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक चेतावनी है। यहाँ की ठंड आपकी त्वचा को नहीं, आपकी हड्डियों को छूती है। और यहाँ का कोहरा सिर्फ पहाड़ों को नहीं छुपाता, बल्कि रहस्य को भी अपने आगोश में ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। मेरा ताल्लुक राजस्थान के कोटा शहर से है, जिसे सब एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां हर सवाल का जवाब किताबों में होता है और हर बहस का अंत सबूतों पर। मेरे लिए दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, या तो तथ्य है यानी कि फैक्ट, या फिर झूठ यानी कि लाई। अभी कल तो सब कुछ कितना अलग था। एग्जाम्स खत्म होने के बाद की वो छुट्टियां, वो सुकून मैंने पिछले पूरा महीना बस जीने में बिताया है। सुबह उठते ही बैडमिंटन कोर्ट पर पसीना बहाना, मेरा वो पावरफुल स्मैश जिसे रिटर्न करना सामने वाले के लिए नामुमकिन था। शाम को पापा के साथ पॉलिटिक्स पर लंबी बहस और माँ के हाथ बना गरम खाना। और कुछ ऐसे ही मैं अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही थी। मुझे याद है वो एक रात जब हम सब दोस्त कांतारा चैप्टर 1 देखने के लिए रिया के घर में इकट्ठा हुए थे। माहौल एकदम रिलैक्स था। कोक, पिज्जा और ढेर सारी गपशप। हमने अपने होम थिएटर पर एक फिल्म लगाई थी। जब मेरे दोस्त स्क्रीन पर चल रहे दृश्य को देखकर सहम रहे थे, मैं हाथ में रिमोट लेकर बैठी थी, एक आलोचक यानी कि क्रिटिक की तरह। और जब फिल्म का वो क्लाइमेक्स आया जहां पंजरुली देव का प्रभाव दिखाया जा रहा था, मैंने रिमोट से पॉज बटन दबा ही दिया। रुको रुको, मैंने हंसते हुए कहा, जबकि मेरे दोस्तों के चेहरे पर डर था। सीरियसली गाइस, तुम लोग इस पर विश्वास कर रहे हो? देखो इसे, यह पोजेशन नहीं है, यह एक क्लासिक केस है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। साइंस में इसके लिए दवाइयां हैं और यहाँ लोग इसे भगवान मान रहे हैं। रिया ने गुस्से से कहा, साक्षी, लॉजिक हर जगह नहीं चलता है। फिल्म चलने दे, मुझे डर लग रहा है। मैंने अपने कंधे उचकाते हुए प्ले बटन दबा दिया। डर? डर तो उस दिमाग का सिर्फ एक केमिकल लोचा है। असल में कोई भूत प्रेत नहीं होते। और फिर पिक्चर खत्म हो गई। हम सब लोग अपने घर चले गए क्योंकि हमें अगले दिन कॉलेज के लिए निकलना था। अगले दिन जब मैं घर में पैकिंग कर रही थी तो मैंने माँ को हंसते हुए यह किस्सा सुनाया। माँ, आपको पता है, वो सब उस सीन में कांप रहे थे और मैं उन्हें मेडिकल टर्म समझा रही थी। मैंने अपनी टी शर्ट्स को पैक करते हुए कहा। माँ ने मेरे हाथ से टी शर्ट ली और मुझे गंभीरता से देखा। उनकी आंखों में वो हंसी नहीं थी जो मेरी आंखों में थी। साक्षी बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? उन्होंने धीरे स्वर में कहा। हर चीज को फैक्ट्स और फिगर्स में नहीं तोला जा सकता। जिस चीज का तर्क या स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका वजूद ही नहीं है। अनजानी ताकतों का मजाक नहीं उड़ाते बेटा। मैं अपनी दलील पेश ही करने वाली थी कि उन्होंने मेरे हाथ में हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर थमा दी। रख ले इसे, उन्होंने जिद करते हुए कहा। कभी कहीं फंस जाए या तुझे डर लगे तो हनुमान जी को याद करना, वो हमेशा अपने साथ है। तर्क साथ छोड़ सकता है
पर वो नहीं। मैंने उनका मन रखने के लिए वो तस्वीर रख ली, पर मन ही मन मैंने सोचा, मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? ये सब दकियानूसी बातें हैं, सब अंधविश्वास है। फिर कोटा से वो लंबी बस यात्रा, खिड़की के बाहर बदलते नजारे, मैदानों से पहाड़ों की ओर बढ़ता रास्ता। बस के पहिए घूम रहे थे और मैं वापस अपनी दुनिया में जा रही थी। इसी तर्क और इसी अहंकार को अपने सूटकेस में भरकर मैं वापस शिमला लौटी। मुझे नहीं पता था कि रिया के लिविंग रूम में जिस डर को मैंने खारिज किया था, वो शिमला के इस हॉस्टल रूम में मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो जनवरी की शाम थी। मैंने अभी अपना बैग सेट ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारी हॉस्टल वार्डन मिसेस शर्मा अंदर आई। वे आम तौर पर तो बहुत कड़क रहती थी, लेकिन आज उनके चेहरे की रंगत ही उड़ी हुई थी। सुनो लड़कियों, उन्होंने कमरे में घुसते ही कहा। उनकी आवाज में एक अनकहा डर था। आज रात 9 बजे के बाद हॉस्टल में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। लाइटें बंद रहेगी, कोई म्यूजिक नहीं और कोई शोर नहीं। सुना सबने? और खिड़की से बाहर झांकने की तो गलती भी मत करना। मैं, जो अभी अभी छुट्टियों के चिल मोड में थी, अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अरे क्या हुआ मैडम? कोई कैदी भाग गया है क्या जेल से? मैंने मजाक किया। या फिर आज रात शिमला में ऑक्सीजन की कमी हो गई है? वार्डन ने मेरी आंखों में सीधा देखा। उनकी नजर इतनी तीखी थी कि मेरी हंसी गले में ही अटक गई। तुम्हें पता है आज जातर है साक्षी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे दीवारों के भी कान हों। आज देवता अपनी पालकी में निकलेंगे। मैंने तनीषा, मेरी रूममेट की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर शुरू हो गए ये लोग। लेकिन वार्डन रुकी नहीं। हिमाचल में जब देवता चलते हैं तो अकेले नहीं चलते, पालकी के साथ उनका गुर यानी कि ओरेकल होता है। साक्षी, पालकी को कोई इंसान नहीं उठाता, वे ऊर्जा से खुद चलती है। वो इतनी जोर जोर से डोलती है कि 10 हट्टे कट्टे आदमी भी उसे थाम नहीं पाते। और आज बंधन की रात है। देवता हवा में मौजूद हर बुरी शक्ति, हर भटकती रूह को पकड़कर बांधते हैं। उस वक्त नेगेटिव एनर्जी बहुत बेचैन होती है, वो पनाह ढूंढती है और शोर या रोशनी उन्हें रास्ता दिखा देती है। जाते जाते उन्हें पलटकर कहा, तुम शहर की हो, लॉ पढ़ती हो, पर याद रखना अदालतें दिन में खुलती है, रात इन पहाड़ों की है। दरवाजा बंद होते ही मैं जोर जोर से हंस पड़ी। देखा देखा तनीषा तुमने, मैंने अपने स्पोर्ट शूज उतारते हुए कहा। बिल्कुल रिया के घर वाली बात हो गई। ये लोग भी उस मास हिस्टीरिया का शिकार हैं। पालकी अपने आप चलती है, सीरियसली। तनीषा और छवि चुप थी। छवि हिमाचल की ही थी। उसने चुपचाप उठकर खिड़की के पर्दों को डबल टेप से चिपका दिया ताकि जरा सी भी रोशनी बाहर ना जाए। साक्षी तू है ना, तू बिल्कुल मजाक मत उड़ाया कर, छवि ने गंभीर आवाज में कहा। तूने बैडमिंटन कोर्ट में शटल कॉक को स्मैश किया होगा, पर यहाँ हम उन ताकतों की बात कर रहे हैं जो हवा का रुख बदल देती है। प्लीज छवि। मैंने अपना ब्लूटूथ स्पीकर निकाला। मेरा अहंकार मेरे डर से कहीं बड़ा था। मैं साबित करूंगी कि यह सब बकवास है। साइंस कहती है साउंड वेव सिर्फ एनर्जी है, कोई आमंत्रण पत्र नहीं। तनीषा ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज में घबराहट थी। साक्षी प्लीज मत कर, प्लीज हमें सोने दे।
अगर वार्डन ने सुन लिया तो प्रॉब्लम होगी। अरे वार्डन कुछ नहीं सुनेगी, मैंने लापरवाही से कहा और एलेक्सा को ऑन कर दिया। आवाज धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो किसी धमाके जैसी लग रही थी। तनीषा और छवि ने अपना सिर रजाई के अंदर कर लिया और वो अपने बेड पर बैठकर मंत्र बुदबुदाने लगे। मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों लॉ की स्टूडेंट होकर इतना डरती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने जानबूझकर चिप्स का पैकेट जोर से खोला। कड़क। बाहर घाटियों में दूर कहीं रणसिंघा बजने लगा। भौं भौं। वो आवाज रूह कांपने वाली थी और उसके साथ नगाड़ों की धम धम गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सेना हमारी तरफ बढ़ रही हो। 12 बज गए, पर कुछ नहीं हुआ। तनीषा और छवि सो चुकी थी या शायद सोने का नाटक कर रही थी। मैंने एलेक्सा को बंद किया। कमरे में सन्नाटा वापस लौट आया। देखा, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने फुसफुसाया। ना तो कोई भूत आया और ना ही कोई देवता। अपनी जीत के इस नशे में मैं रजाई में घुसी और गहरी नींद में चली गई। मुझे लगा मैंने सब कुछ साबित कर दिया है और डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। मैं नींद में थी, गहरी और भारी। लेकिन फिर अचानक मेरी आंख खुली। किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक अजीब से एहसास से। घड़ी की रेडियम की सुइयां चमक रही थी। रात के 3:17। कमरे का तापमान सामान्य नहीं था। शिमला की ठंड नहीं, यह मुर्दागर जैसी ठंड थी। खिड़कियां बंद थी, फिर भी रजाई के अंदर मेरे पैर ठंडे पड़ रहे थे। मेरे मुंह से निकल रही भाप मुझे अंधेरे में भी महसूस हो रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि मानो मुझे अपनी नसों में बहता खून भी सुनाई दे रहा हो। बाहर नगाड़ों की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन एक भारीपन हवा में लटका हुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पैरों की तरफ बिस्तर का गद्दा अचानक से नीचे दबा, बिल्कुल हल्का सा, क्रंच, जैसे कोई अभी अभी मेरे बिस्तर के कोने पर बैठा हो। मेरा एथलेटिक दिमाग सतर्क हो गया। तनीषा? मैंने सोचा शायद तनीषा वॉशरूम जाने के लिए उठी है और मेरे बिस्तर का सहारा ले रही है। मैं उसे आवाज देना चाहती थी, तनीषा क्या हुआ? पर मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरी जुबान तालू से जैसे चिपक गई हो। मैं करवट बदलना चाहती थी, पर मेरा शरीर वो जैसे लकड़ी का बन गया था। स्लीप पैरालिसिस। मेरे लॉजिकल दिमाग ने तुरंत दलील पेश की। दिमाग जाग गया है, शरीर सो रहा है। रिलैक्स साक्षी, यह साइंस है, डरना नहीं है। लेकिन फिर वो दबाव ऊपर की तरफ रेंगने लगा। वो घुटनों से कमर तक आया, फिर पेट तक। मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि अंधेरा था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कोई था, और वो इंसान नहीं था। उसका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो जगह बहुत कम घेर रहा था। और फिर मुझे अचानक एक गंध आई, सड़े हुए फूलों की और गीली मिट्टी की एक अजीब सी गंध, मिचली पैदा करने वाली गंध। वो चीज अब मेरे सीने पर चढ़ बैठी थी। मेरा सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मेरे फेफड़े पत्थर के हो चुके थे। अगर ये कोई मेडिकल कंडीशन है तो मुझे नफरत क्यों महसूस हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंधेरे के कोने से कोई मुझे घूर रहा है और मेरी बेबसी पर हंस रहा है? अचानक 2 अदृश्य हाथों ने मेरा गला जकड़ लिया। उंगलियां लंबी थी, पतली और बर्फ जैसी ठंडी। वे मेरे गर्दन को सिर्फ दबा नहीं रही थी,
वे उसे कुचल रही थी। दर्द असली था, भौतिक दर्द। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाहर नगाड़ों की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी, जैसे वो पालकी मेरे कमरे के अंदर से गुजर रही हो। धम 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 धम। मेरा सारा कानून, सारी दलीलें, बैडमिंटन का वो स्टेमिना, सब उस पल बेकार हो गया। मैं बहस किससे करूं? मेरे ऊपर जो बैठा है उसका कोई वजूद नहीं है। जिस अपराध का कोई गवाह नहीं, कोई मुजरिम नहीं, उसका मैं क्या करूं? मैं चीखना चाहती थी, छवि, तनीषा, मुझे बचाओ। लेकिन मेरे मुंह से हवा का एक कतरा भी बाहर नहीं निकल रहा था। मेरी जान निकल रही थी। उस पल मेरा अहंकार टूट गया। और जब तर्क साथ छोड़ देता है, तब इंसान को वो याद आता है जो किताबों में नहीं होता। माँ की दी हुई वो तस्वीर और उनके वो शब्द। तर्क हार जाए तो विश्वास को याद कर लेना। मेरा गला बंद था, जुबान तालू से चिपकी हुई थी, लेकिन मैंने अपने मन के अंदर अपनी आत्मा की पूरी ताकत से चीख लगाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने पहली पंक्ति सोची, मेरे गले की पकड़ और कस गई। वो शक्ति नहीं चाहती थी कि मैं यह बोलूं। वो मुझे चुप कर देना चाहती थी। लेकिन अब यह मेरे और उसके बीच का एक युद्ध था। जय कपीस तिहुलोक उजागर। मुझे अपने सीने के अंदर एक गर्मी महसूस हुई। मेरे डर की जगह गुस्से ने ले ली थी। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं मन ही मन चिल्ला रही थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और तभी एक जोर से झटका लगा, जैसे किसी एक विशाल काय शक्ति ने उस अदृश्य साये को मेरे सीने से उठाकर दीवार पर दे मारा हो। मेरे फेफड़ों में हवा का एक तूफानी झोंका अंदर आया। मैं जोर से खांसी। मेरा शरीर पसीने से लथपथ था, कांप रहा था। कमरा अब भी ठंडा था, लेकिन वो भारीपन अब खत्म हो चुका था। वो गंध गायब हो गई थी। मैं उठी नहीं, मैं हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। मैं बस रजाई के अंदर सिमट गई और सुबह तक, जब तक खिड़की से पीली रोशनी नहीं आई, मैं लगातार हनुमान चालीसा दोहराती रही। एक वकील की तरह नहीं, एक शरणार्थी की तरह। सुबह हुई, धूप खिली। मैं कांपते कदमों से आईने के पास गई। मैंने अपनी गर्दन से टी शर्ट हटाई। वहां कोई नीला निशान नहीं था, कोई खरोच भी नहीं थी। सबूत के तौर पर मेरे पास कुछ नहीं था। कानून की नजर में रात को कुछ नहीं हुआ। तनीषा और छवि उठी और तनीषा अंगड़ाइयां लेते हुए, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, फालतू में वार्डन ने डरा दिया। मैं उसे आईने में देख रही थी। मैं उसे कैसे बताऊं कि कुछ नहीं होना और बच जाने में कितना फर्क होता है। मैं अपनी स्टडी टेबल पर गई। वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें रखी थी। मैंने सूटकेस की निचली जेब से वो तस्वीर निकाली, हनुमान जी की, और उसे उन किताबों के ऊपर रख दिया। मैं आज भी लॉ पढ़ती हूँ, आज भी दलीलें देती हूँ, लेकिन अब जब भी हम दोस्तों के घर मूवी देखते हैं और कोई रिचुअल का सीन आता है, तो मैं रिमोट छीनकर पॉज नहीं करती, ना ही मजाक उड़ाती। मैं उसे बस चुपचाप देखती हूँ। मैं आज सेफ हूं और हनुमान जी की वो तस्वीर अब भी मेरे पास है। शायद आपको लग रहा हो यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये एक वो सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी। दोस्तों,
यह कहानी थी साक्षी की। हम अपनी दुनिया को बहुत सरल समझते हैं। हमें लगता है कि यह कायनात एक कंप्यूटर कोड की तरह है, बाइनरी, सिर्फ 0 या 1, सच या झूठ, रोशनी या अंधेरा, ब्लैक एंड व्हाइट। हम सोचते हैं कि जो विज्ञान की किताबों में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है दोस्तों कि हकीकत इन दोनों के बीच कहीं फंसी हुई है। सच उस ग्रे हिस्से में है, उन धुंधली परतों में जहां तर्क की मशाल बुझ जाती है और परछाइयां सांस लेने लगती है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमारे लॉजिक की चाबी से नहीं खुलते। कुछ सन्नाटे ऐसे होते हैं जो कभी खाली नहीं होते हैं, वो भरे हुए होते हैं उन नजरों से जो हमें तब भी देख रही होती हैं जब हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। खैर, आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? जरा एक बार अपना ईयरफोन हटाकर सुनिए। क्या आपके कमरे का सन्नाटा भी कुछ भारी तो नहीं लग रहा है? क्या आपके पीछे वाली कुर्सी पर अभी अभी कुछ हिला तो नहीं? कहानियां खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही मनोरंजन किस्से हैं तो जल्दी से हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं जल्द ही जल्द कोशिश करूंगा कि उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।